Hello guys, welcome back to Standard Studies. I hope you have watched my previous video. In this video, we shall discuss about the most important questions of chapter 1, chemical reactions and equation. We will discuss the questions from NCERT in text, NCERT exercise and some most important questions from PYQ. So guys, if you haven't watched the previous video of chapter 1 chemical reactions and equations explanation, so guys before starting this video you should watch that video before this. बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम करेंगे पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। बच्चों इसमें पूछा गया कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले हमें बार-बार क्यों साफ करना चाहिए। जनरली देखो ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है और ये पहला ही क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल है और ना केवल मेटल, ये एक रिएक्टिव मेटल है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल। आंसर पढ़ते हैं इसका। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, hence it should be cleaned with sandpaper before burning to remove the oxide layer formed on its surface। जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने के कारण वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। ये देख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, यानी कि जिस भी मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं वो ऑक्सीजन उसके साथ, उस मेटल के साथ मिल जाता है और एक लेयर बनाता है जिसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन ने रिएक्शन की तो क्या लेयर बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उसके सरफेस पे जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज ठीक से जल नहीं सकती। तो बच्चों इसका आंसर आपने समझ लिया होगा। इसी वजह से हमें किसी भी मेटल को जब वो ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर, तो उसको जलाने से पहले हमें उसे क्लीन करना चाहिए। तो रीजन यही था, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज या फिर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग से है। बैलेंसिंग वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बैलेंसिंग में आपको कुछ सिंपल से बेसिक रूल्स को याद करने होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आपने बैलेंसिंग वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो हमारी पिछली वीडियो में आप जाकर उसको जल्दी से देखें। बैलेंसिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया है, वहां पे हमने एक दो एग्जांपल भी किए थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है इसको हमें बैलेंस करना है। तो पहले इसको केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। सिंबल के फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा है। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन को हम जनरली लिखते हैं H2। याद रखना आपको, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, H नहीं लिखते। H एलिमेंट जब शो करते हैं तब लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो एज अ गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी कि गैस के फॉर्म में होता है। तो जब भी गैस के फॉर्म में जो चीज होती है उसके साथ हम 2 लगाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन के लिए हम H2 लिखेंगे, प्लस है दूसरा क्लोरीन, ये भी यहाँ पे गैस के फॉर्म में, तो इसके साथ हम लिखेंगे Cl2। एरो देंगे, एरो के बाद है ये हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। बच्चों 9th क्लास में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रिलेटेड चैप्टर्स में। अगर नहीं पता तो आप उस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन को हमने H2 लिखा, क्लोरीन को Cl2 लिखा और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है प्रोडक्ट उसको लिखा हमने HCl। अब हमें इसे करना है बैलेंस। बैलेंस में आपको पता होगा कि जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड होते हैं उतने एलिमेंट्स राइट साइड होने चाहिए और उनके जो एटम्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इधर लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे RHS। तो बच्चों LHS और RHS में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स है। LHS में हमारे पास H है, दूसरा Cl है, सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी H और Cl। अब दोनों के हमें एटम देखने हैं, कितने कितने एटम्स। यहाँ पे H के कितने एटम्स हैं 2, Cl के कितने हैं 2। राइट हैंड साइड पे देखते हैं H के कितने हैं 1, Cl के कितने हैं 1। तो बच्चों आपको मैंने एक चीज बताया था पिछली क्लास में कि जब भी ये जो एटम्स है ये अगर सिमिलर ना हो, एक जैसे ना हो, सेम ना हो, तो क्या करना होता है, हमें जो छोटी संख्या होती है उसको हम हमेशा बड़े में बदलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो H की वैल्यू 2 है, यहाँ पे H की वैल्यू 1 है, लेकिन हम 2 को 1 नहीं बनाएंगे, 1 को 2 बनाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है एग्जाम तक। H की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 2। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। आपको ध्यान रखना है जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको लगा देना है इसके साथ में। याद रखना है आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की
तरफ ही लगाना है इसे। अब देखते हैं यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 हो गया, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो Cl है, Cl की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आपको समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है बैलेंसिंग वाला टॉपिक कि जब भी कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड के पूरे के साथ डिजिट को रखते हैं हम, किसी एक के साथ नहीं। याद रखना है आपको। यहाँ पे H2, यहाँ पे अब H2 हो गया, Cl भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, प्रोडक्ट बनता है इसका बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक रिएक्शन दी हुई है हमें। पहले हमने क्या किया, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखा है। बेरियम क्लोराइड का जो सिंबल होता है बेरियम के लिए Ba, और क्लोराइड का भी बताया था आपको Cl2, तो बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 होल थ्राइस। आपको ध्यान रखना है जो SO4 है बच्चों, SO4 हम यूज करते हैं सल्फेट के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है जनरली 3 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे थ्राइस लिखा है SO4 के साथ होल थ्राइस। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे एल्यूमिनियम और सल्फेट का, आपने 9th क्लास में एक मेथड किया होगा, जब एल्यूमिनियम सल्फेट अगर हमें बनाना हो तो एक साइड हम एल्यूमिनियम लिखते हैं, दूसरे साइड सल्फेट लिखते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों के वैलेंसीज की। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4, सल्फेट के लिए SO4 यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3। तो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करते हैं। पहले बैलेंसिंग के लिए सेम प्रोसेस है आपको, एक साइड पहले LHS, दूसरे साइड RHS। जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में उतने एलिमेंट्स राइट साइड में होंगे। सबके पहले नाम लिखते हैं। यहाँ पे पहला है Ba यानी कि बेरियम, दूसरा Cl, उसके बाद है Al यानी एल्यूमिनियम, और लास्ट में है SO4। SO4 को एक साथ लिखते हैं, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि एक सल्फेट है। यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स है Ba, फिर Cl, उसके बाद फिर Al और फिर है SO4। अब सबके हम एटम्स लिखेंगे। यहाँ पे Ba1, Cl2, Al2 और SO4 3। RHS में देखते हैं Ba कितना है 1, Cl3, Al1, SO4 1, क्योंकि इसके साथ कोई और डिजिट नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब ये 1 है। अब इसको हम देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं। फिलहाल तो बैलेंस्ड नहीं लग रहा है ये, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। Ba 1 है 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो किसको बड़ा करेंगे हम 2 को, क्योंकि 3 को छोटा नहीं करना है। याद रखना है बड़ी संख्या को हम कभी भी छोटी संख्या में नहीं बदलेंगे, छोटी को बड़ी में बदलेंगे। तो 2 है, तो 2 को अगर हमें 3 बनाना हो तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए पहले Cl को छोड़ते हैं, उसके पहले हम बाकी को करते हैं। Al है हमारे पास, Al2 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले इसको हम 2 में बदल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा Al2, तो जिससे मल्टीप्लाई किया उसको पूरे के साथ रख देना है आपको। ठीक है बच्चों, ये Al कितना हो गया आपके पास 2, और यहां भी Al कितना है 2, और Ba ऑलरेडी 1 1 है। अब आते हैं वापस से Cl पे। Cl यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, लेकिन अब यहाँ पे 3 नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि Cl यहाँ पे पहले 3 था, अब इसके साथ 2 और आ चुका है। तो जब यहाँ पे 2 आ गया तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी डिजिट, 3 2 6, तो यहाँ पे Cl की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब यहाँ पे Cl 6 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या अब ये एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये 6 में बदलेगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगा। तो 2 3 6, किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3 से। तो इस 3 को हमें यहाँ पे लगाना, किसके साथ किया हमने? Cl के साथ। तो Cl यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें ऐड साथ में लिख देना है 3। इससे क्या चेंज आएगा? ये जो Ba है, ये Ba भी यहाँ पे 1 से किस में बदल गया? 3 में। अब हमें इस Ba को भी चेंज करना होगा। ये 3 हो गया, अब इस Ba को हम 1 से 3 में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 × 3 = 3। किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने? हमेशा याद रखना, जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उस डिजिट को लिखना होता है ऊपर। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया अभी 3 से किया, तो 3 को पूरे के साथ लगा दिया, तो ये हो गया 3Ba। अब Ba बराबर है दोनों साइड, Cl भी दोनों साइड बराबर, Al भी बराबर। अब SO4 देख लेते हैं, सल्फेट। यहाँ पे 3 है सल्फेट, क्या यहाँ पे 3 हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे 3 जब हमने लगा दिया तो ये इसके साथ भी आ गया, यानी पूरे कंपाउंड के साथ आ जाता है 3। तो SO4 यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो बच्चों ये हो गया इसका पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन टेक्स्ट का ही है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम हमें नहीं मालूम, उसका नाम यहाँ पे X से रिप्रेजेंट किया गया है,
उसके सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉशिंग यानी कि सफेदी करने के लिए घरों में वो यूज होता है, चूना जिसे कह सकते हो तुम। सेकंड है इसका पार्ट कि पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताने कि उस सब्सटेंस का नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है कि सब्सटेंस की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसका आंसर करते हैं फटाफट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है पेपर में। तो पहला पार्ट है इसका सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है। तो बच्चों आपको ध्यान से याद रखना है इस चीज को कि जो सब्सटेंस हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन का ही हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरे लैंग्वेज में क्विकलाइम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट है इसका, इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। कहा गया जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस एक्स है, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो पहले इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, वाटर के साथ, H2O। ठीक है। जब ये रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस और साथ में हीट रिलीज होती है। इसको तो हम कहते हैं क्विकलाइम। और ये जो बनता है इसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान से याद कर लेना इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। या तो ये स्लेक्ड लाइम लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ये भी या तो क्विकलाइम लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, और साथ में हीट रिलीज होती है। आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ लिया होगा, जब हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ साथ ये एग्जांपल्स भी आपको मिलते जाएंगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें लोहे के चूर्ण डाल दें, लौह चूर्ण कहते हैं हम इसको, आयरन नेल्स को, अगर हम उसमें उस सॉल्यूशन में डुबो दें उसे, तो इससे क्या होता है, यानी कि उसका कलर चेंज क्यों होता है। पूछा यह गया है कि कलर उसका क्यों बदल जाता है। तो बच्चों आपको इसका आंसर बहुत ही सिंपल से समझ आ जाएगा। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है या मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके साथ भी यही होगा। आप पढ़ते इसका आंसर, when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, the more reactive iron displaces the less reactive copper from copper sulfate solution। देखो कॉपर जो है वो आयरन के मुकाबले कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको वहां से हटा देता है। इसी वजह से उसका कलर चेंज होता है। और कौन से कलर में बदलता है, इन दिस रिएक्शन द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। देखो बच्चों जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो होता है, सॉल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो होता है ब्लू कलर। ठीक है, ध्यान में रखना इसे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होगा ब्लू कलर, लेकिन जब वो आयरन उसे डिस्प्लेस कर देगा उस कॉपर को तो उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्राउनिश। तो इसकी रिएक्शन लिख देते हैं हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो यानी कि CuSO4, साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है, आयरन नेल्स यानी कि Fe। जब ये रिएक्शन होगी तो आपको ध्यान में रखना है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव मेटल है या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, कॉपर के मुकाबले। तो यहां पे ये सॉल्यूशन यानी SO4 के साथ ये खुद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 और जो Cu है वो हो जाएगा डिस्प्लेस। तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शन, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। सिंपल सा है, बस सिंपल सा फंडा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, किसके कारण, आयरन के कारण। क्यों हो जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा, हम ये कैसे पता करें, तो बच्चों आपके जो चैप्टर्स हैं 10th क्लास में, चैप्टर 2, 3 है मेरे ख्याल से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर में इसकी पूरी चार्ट दी हुई है कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं जनरली उसे। अगर आप कहोगे तो अगली वीडियो में उसे अपलोड भी कर दूंगा, तो आप इसको आसानी से आप याद कर सकते हो।
बच्चों हमने एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व कर लिया है फटाफट से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स में सही है और कुछ गलत है। आपको इसमें बताना है कि कौन से गलत है और कौन से सही है। तो पहले आपको रिएक्शन समझनी होगी। इसके लिए रिएक्शन है जो लेड ऑक्साइड, यानी कि पीबी का मतलब होता है लेड और ओ का मतलब ऑक्सीजन। जब पीबीओ को साथ में लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया ये लेड ऑक्साइड है। और साथ में है सी यानी कार्बन। जब लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो लेड जो है उसमें से अलग हो जाता है और साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट जो जनरली यूज होगा वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको नहीं पता तो आप पिछले जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं डिटेल में। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जब किसी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस गलत है और कौन से सही है। पहला ऑप्शन है इसमें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या इस रिएक्शन में लेड रिड्यूस हो रहा है? लेड में से कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? देखते हैं। ये आपको लग रहा हो कि ये पीबीओ यहां से पीबी बना कि ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेड ऑक्साइड है, ध्यान देना इसको। क्या है? लेड ऑक्साइड, पीबीओ। ये रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है। ये लेड ऑक्साइड वहां जाके लेड में बदल रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा था। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज रॉन्ग, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये होगा सही। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? देखते हैं। ये कार्बन है C, ये वहां जाके चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान देना, कार्बन में वहां जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पे लिखा गया कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये सही है। कैसे? ये C है, ये वहां जाके CO2 हो जा रहा है, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसके साथ। तो ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला सेंटेंस सही है, स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाला देखते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि ये पीबीओ क्या है? ये है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड वहां जाके केवल लेड बन रहा है, यानी कि यहां में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसी को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा A एंड B। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। एक्सरसाइज का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दी हुई है हमें, Fe2O3 प्लस 2Al, प्रोडक्ट में है Al2O3 प्लस 2Fe। आपको इस रिएक्शन में बतानी है कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने बच्चों चार मेन रिएक्शंस पढ़ी थी इस चैप्टर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चारों में से कौन सा रिएक्शन होगा ये जल्दी जल्दी बताएं। देखते हैं इसको। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसका आंसर सही। कैसे? Fe2O3 प्लस 2Al है, वहां पे अगर आप देखोगे तो ये O3 के साथ Al आ जा रहा है, यानी कि इस Fe को यहां से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Al ने, यानी कि एल्यूमिनियम ने यहां पे अपनी जगह बना लिया। आप ध्यान से देखोगे जो Fe2O3 है ये एक साथ था और साथ में इसके हमने रिएक्शन करवाई थी 2Al की। जब Al के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये Al जो है Al2O3 बन गया, यानी कि यहां से Fe को रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चों? तो जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है उसके कंपाउंड में से, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें जब हम आयरन फिलिंग्स, यानी कि वही लोहे के चूर्ण की बात की जा रही है, वो अगर हम डाल दें उस सॉल्यूशन में तो क्या होगा। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी एक एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज होगी। पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहले तो आपको समझ लेना ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डाइल्यूट वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? दो तरीके के एसिड होते हैं, एक होते हैं डाइल्यूट एसिड और एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड उसे कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम होती है या ना के बराबर होती है, और डाइल्यूट एसिड उसे कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, उसमें हम आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं, तो कौन सी चीज होगी। पढ़ते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या आयरन सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर। सेकेंड है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। और फोर्थ है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस।
तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझने जरूरी है, जब भी किसी भी एसिड को, ये चीज आप ध्यान में रखना, जब भी किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है, ये जो आयरन है ना बच्चों, ये आयरन मेटल ही है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ करवाते हैं तो जो रिएक्शन होती है हमारी, उस रिएक्शन में हमें मेटल का सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? मेटल का सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेना कॉपी में याद से। हालांकि ये जो चीजें हैं ये आपके सेकंड चैप्टर में है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन क्वेश्चन इसमें है तो इसलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये एसिड के साथ जब हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसमें मेटल का सॉल्ट मिलता है, यानी कि जो मेटल होगा उसी से रिलेटेड उसका सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो देखो यहां पे ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? आयरन की। आयरन क्या? एक मेटल है, तो मेटल से रिलेटेड सॉल्ट होगा, यानी कि जो आयरन है आयरन से रिलेटेड सॉल्ट बनेगा। तो देखते हैं क्या है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। इन सभी ऑप्शंस में कहीं पे हाइड्रोजन गैस दिख रहा है हमें? ये रहा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और साथ में आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड क्यों बन रहा है? क्योंकि आयरन हमारे पास मेटल है और क्लोरिक ये लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक, यानी क्लोरीन इसमें मिक्स है, तो आयरन के साथ क्लोराइड, यानी कि आयरन क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। सो सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो कि हमने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कर भी रखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं, एक्सो का मतलब होता है रिलीज, ये एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जब किसी भी रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वही उसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना और थर्मिक मींस हीट। तो जब जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे आंसर लिखा हुआ एग्जांपल के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो समझ आ गया होगा आपको, ये दो रिएक्शन लिखे हुए हैं इसके एग्जांपल्स में। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक में तो इस टॉपिक में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है पिछले वाले वीडियो में, जो आपके चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये आंसर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जिसे कहते हैं हम हिंदी में, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर रीड करते हैं। फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन food molecules get converted into simpler substances such as glucose. Then glucose combine with oxygen and provide energy to our body. The whole process is known as respiration, as because energy is released during the process of respiration, so it is considered as an exothermic reaction. बच्चों रेस्पिरेशन क्या होती है पहले आपको यह समझना जरूरी है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं, यानी कि पहले तो आप ये समझो कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम जिंदा कैसे हैं। हम जिंदा इसलिए क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, खाना पीना खाने की वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे शरीर में मौजूद वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। सिंपलर सब्सटेंस यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करें, कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है हमारी बॉडी से, वो एनर्जी एक हीट का ही फॉर्म में रिलीज होती है। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, जब भी कोई भी रिएक्शन ऐसी हो जिसमें से ये एनर्जी के रूप में हीट रिलीज हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लो फटाफट से। जब भी हमारे बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होते हैं, यानी कि जनरली कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में बहुत सी चीजें होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी रिलीज के कारण को या एनर्जी रिलीज होने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया हुआ। डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये होता है कि कोई भी एक कंपाउंड होता है, उसको किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके वो बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया था मैंने, कंबाइन होते हैं चीजें, जैसे कि अगर A प्लस बी ये कंबाइन होके बन जाते हैं AB। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। AB है वो टूटता है A प्लस बी में, लेकिन ये AB रखे रखे तो रिएक्ट करेगा नहीं, इसको कुछ ना कुछ रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से मिले चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। रिएक्शन करने के लिए इसको कुछ ना कुछ साथ में चाहिए, तो वो साथ में जो चीजें होती है रिएक्शन के लिए वो ये तीन चीजें हो सकती हैं। पहली या तो हीट, दूसरी लाइट या फिर तीसरी इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल्स बताइए जिसमें इन तीनों का यूज हो रहा हो। एक हीट से हो रहा हो रिएक्शन, एक लाइट से और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको हीट किया जाता है तो वो दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, पहला कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज उसमें से होती है, यानी कि ये दो में डिवाइड हो गया। ये किसका रिएक्शन का एग्जांपल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। सेकंड पार्ट है 2AgCl यानी कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की बात की जा रही है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, यानी कि उसको जनरली हम सनलाइट में रखते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन जो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। थर्ड है इसमें H2O यानी कि वाटर। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो H2 और साथ में O2 ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चों ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीनों फॉर्म यानी हीट फॉर्म, लाइट फॉर्म एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म, तीनों फॉर्म के रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसको जल्दी से नोट करें। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है उसमें से जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, यानी कि उसमें से हम सिल्वर को अलग करते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे होती है वो रिएक्शन हमें इसमें शो करना है। तो देखें ये रिएक्शन है, जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर को ऐड किया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेस कौन सा मेटल किसको करता है, ये कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो Cu है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन सिल्वर। तो अगर देखोगे प्रोडक्ट में तो Cu प्लस 2AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम कॉपर को रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है CuNO3 यानी कि कॉपर नाइट्रेट साथ में सिल्वर, यानी कि यहां पे सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है अपने इस नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। तो यहां पे सिल्वर हो गया रिफाइंड, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। क्यों, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। और इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी नो दैट the displacement reaction occurs when more reactive element displaces less reactive element. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। बच्चों प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब समझेंगे जब हमें पता हो कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। इमेजिन करो आप दो चीजों का रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। दो चीजें जब रिएक्ट होती हैं और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस बने जो पानी में घुल ना सके यानी कि घुलनशील ना हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो, जब दो रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो घुल ना सके पानी में, अघुलनशील पदार्थ हो, उस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट और उस रिएक्शन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका आंसर रीड करते हैं, when two reactant react and product formed remains insoluble। यही बता रहा हूं मैं, insoluble यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट फॉर्म होना जो अघुलनशील हो यानी कि घुलता ना हो पानी में, एंड सेटल्स एज अ सॉलिड, इट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। इस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। यहां पे दो एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। जब इसकी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। तो बच्चों ये जो AgCl दिख रहा है इसके साथ आपको एक डाउन एरो दिख रहा होगा। ये डाउन एरो का मतलब होता है कि यही प्रेसिपिटेट है। जो भी प्रेसिपिटेट होता है उसके साथ डाउन एरो हम लगाते हैं, वो एक सिंबल है प्रेसिपिटेट का। तो AgCl क्या है, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब वो अघुलनशील पदार्थ है। सेकंड रिएक्शन में देखेंगे BaCl2 के साथ है NaSO4
जब इनकी रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो ये जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट, इसके साथ हमने डाउन एरो लगाया, क्यों? क्योंकि ये एक प्रिसिपिटेट है। तो आई होप आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। प्रिसिपिटेट का मतलब यही होता है जो अघुलनशील हो। तो ऐसी कोई चीज बनना जो अघुलनशील हो, और उस पूरे प्रोसेस यानी पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखा गया है, कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ये जो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया, एक एलिमेंट है जिसका नाम हमें नहीं पता, उस एलिमेंट का सिंबल दे दिया है X, उसको मान लिया हमने कि वो एलिमेंट है X। हमें ये बताना है कि जब उस एलिमेंट को हम हीट करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद कलर क्या होता है उसका? ब्लैक। तो नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। पहले आपको ये बताना है कि जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है उसका नाम क्या है। उसके बाद जब हम उसको जलाते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है, एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बन जाता है, उसका नाम क्या है? तो बच्चों जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होगा वो होता है कॉपर। इसको आप याद कर लेना अच्छे से। जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होगा वो होगा कॉपर, और जब हम उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लेयर मिक्स हो जाती है, इस वजह से वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। 2Cu यानी कि कॉपर के साथ जब हमने O2 यानी ऑक्सीजन को ऐड किया और साथ में हीट इन्वॉल्व की, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 2Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ये है ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कॉपर होता है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, और जो 2Cu यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ये होता है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आपको मैंने पढ़ाया था रस्टिंग का प्रोसेस या कोरोजन का प्रोसेस। रस्टिंग क्या होती है बच्चों? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्ट या फिर ऑक्सीजन। जब कोई भी मेटल को हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहां पे मॉइस्ट मौजूद यानी मॉइस्चर हो या फिर ऑक्सीजन मौजूद हो, तो क्या होता है वो मेटल रिएक्ट करता है उस मॉइस्चर के साथ। रिएक्शन के बाद वो मेटल अपने ऊपर एक लेयर चाड़ता है, ऑक्सीजन की लेयर, जिसकी वजह से वो जो मेटल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं रस्टिंग। जंग लगना आपने सुना होगा जरूर, जंग लगने की प्रोसेस को ही कहते हैं हम रस्टिंग। तो बच्चों रस्टिंग के कारण क्या होता है? वो मेटल काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, और हर बार ऐसा हो तो मेटल को बदलना काफी कॉस्टली होता है, बार बार चेंज करना। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं मेटल से बने हुए उनको हम बार बार चेंज नहीं करना चाहते। तो हम अपने पैसों को बचाने के लिए या फिर बार बार समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि हम उस चीज को सेव करने का कोई उपाय ढूंढ ले। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं? मेटल पे पेंट अप्लाई करते हैं। पेंट लगाने से क्या होता है कि जो मेटल होता है, मेटल के और मॉइस्चर के बीच एक कह सकते हो एक पतली सी लेयर बन जाती है पेंट की, जिसकी वजह से वो मेटल खराब नहीं होता जल्दी और रस्ट नहीं होता, यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस रुक जाती है। तो बच्चों इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो। Why do we apply paint on iron articles? We apply paint on iron articles to save the metal from moisture or air या और oxygen। इसके लिए आपको समझ आ गया होगा आंसर में, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको रीजन बताना है कि आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों लगाते हैं। क्योंकि पेंट जो है एक पॉइंट आप और याद कर लेना, उसमें ऐड कर लेना कि पेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है बच्चों, जो पेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ही हम पेंट अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे, और रिएक्ट नहीं करेगा तो मेटल खराब भी नहीं होगा, जिसके कारण रस्टिंग की प्रोसेस भी नहीं होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेंसिडिटी टॉपिक से रिलेटेड है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? इसका आंसर पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर द फैट्स प्रेजेंट इन द फैटी फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कंपाउंड्स व्हिच हैव अ बैड स्मेल, that is the food becomes rancid. Flushing with nitrogen cuts off the contact of food with oxygen and protects the food from rancidity। आपने rancidity के टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो खाने पीने की चीजें होते हैं, चीज जितने भी होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जिसमें फैट और ऑयल मौजूद होता है, ऐसे खाने पीने की चीजें जिसमें फैट और ऑयल मौजूद हो, उसको जब हम ऐसे खुले में रख देते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रैंसिड बन जाता है। रैंसिड यानी कि उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट बदल जाता है। तो बैड स्मेल और उसका टेस्ट भी बदलने के कारण वो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं होता बच्चों, वो काफी ज्यादा कह सकते हो तुम हार्मफुल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसे हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते ठीक से। इसी वजह से वो जो फूड आइटम होता है वो खाने लायक नहीं होता और उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों क्या किया जाता है? जो खाने पीने की चीजें होती हैं जिसमें फैट और ऑयल मौजूद होता है उसको जनरली पैक कर दिया जाता है, और पैक करने के बाद उसमें गैस फिल की जाती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन से उस फूड का कांटेक्ट खत्म कर देता है। और उसके अलावा हम नाइट्रोजन के अलावा और गैसें ही क्यों नहीं भरते, सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों भरते हैं? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, नाइट्रोजन जो है वेरी लेस रिएक्टिव गैस होती है, वो किसी भी फूड आइटम के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेगी तो खाने की चीज खराब हो सकती है। इसी वजह से नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की जो गैस है वो लेस रिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती और ऑक्सीजन से उसका जो कांटेक्ट है फूड आइटम का वो कट कर देती है, जिस वजह से वो फूड सेफ होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और हमारे खाने पीने के लिए भी वो सेफ माना जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक आपका रेंसिडिटी से रिलेटेड था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। सो गाइस हमने एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं। बच्चों अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस की मैं लिस्ट लेकर आया हूं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम वाला क्वेश्चन अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था अभी कुछ देर पहले ही। क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कौन सी होती है? तो बच्चों इसका सिंपल सा रिएक्शन है, क्विक लाइम हम कहते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को। याद रखना इसको, कैल्शियम ऑक्साइड हम कहां यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। जब इसके साथ वाटर ऐड किया जाता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो बच्चों जो रिएक्शन होती है उसके बाद हमें प्रोडक्ट में मिलता है CaOH होल ट्वाइस और साथ में हीट रिलीज होती है। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम और इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। So whenever quick lime is added to water, it forms slaked lime and releases heat. बच्चों PYQ में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why are food particles preferably packed in aluminum foil? आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, जब स्कूल वगैरह जाते हो तो लंच बॉक्स में जब लंच लेकर जाते हो तो उसमें जब खाना रखते हैं हम, खाने को हम एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करते हैं। क्यों किया जाता है ये पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम फॉयल डू नॉट corrode in atmosphere even if kept for a long time because a protective coating of aluminum oxide Al2O3 is formed on the surface of the foil and stops any further reaction of the metal with air and water, thus food particles do not get spoiled. बच्चों खाने को हम एल्यूमिनियम फॉयल में इसलिए पैक करते हैं क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो जब बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक लेयर बना लेता है Al2O3, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब ये हो गया ये बाकी और किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करती आगे। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। ये जो लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है जिससे जो उसके अंदर चीजें हैं वो सेफ रहती हैं, ये बर्बाद होने नहीं देता। यानी कि हम जब उसमें खाने को रखते हैं तो वो खाना खराब नहीं होता जल्दी और उसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और हमारे हेल्थ पे कोई भी इशू नहीं आएगी उसके कारण। तो बच्चों ये भी रेंसिडिटी या कोरोजन से रिलेटेड टॉपिक है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। ये आंसर बहुत ही सिंपल है। एल्यूमिनियम का हम यूज इसलिए करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल का क्योंकि एल्यूमिनियम जो है जल्दी खराब नहीं होने देता खाने को। एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि आगे किसी भी चीज से रिएक्शन ना हो। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ए रिएक्शन शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, इंटेक्स्ट में एक्सरसाइज में था वो क्वेश्चन। बच्चों इसमें पूछा गया कि हमें एक रिएक्शन लिखनी है जिसकी वजह से हम ये शो कर सके कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपके वो एक सिंपल सा रिएक्शन याद कर लेना है, वो है CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब हम आयरन को रिएक्ट कराते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन फिलिंग्स ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसमें Fe यानी कि आयरन जो है वो इस कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस, यानी कि उसको इसकी जगह से हटा देता है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है FeSO4 प्लस में Cu। तो बच्चों ये एक सिंपल से रिएक्शंस को याद कर लेना। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों डिस्प्लेस कर देता है? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये प्रोडक्ट में बन जाता है आयरन सल्फेट, साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन से ही प्रूफ हो गया कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। बच्चों PYQ का अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू लाइम वाटर व्हेन CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट इन एक्सेस। लाइम वाटर में जब CO2 गैस को डाला जाता है, CO2 गैस उसमें मिक्स की जाती है बबल बनाकर, तो उसमें क्या होता है, कौन से चेंजेस होते हैं?
बच्चों लाइम वाटर होता क्या है ये याद रखना, लाइम वाटर किसे कहते हैं लाइम वाटर? लाइम वाटर होता है CaOH2, जिसे तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, ये सभी चीजें कहते हैं। इसका ही दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। तो CaOH2 में जब CO2 को ऐड किया था तो क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए ही होता है। कुछ देर के लिए इसका जो सॉल्यूशन का कलर वो मिल्की हो जाएगा, बट देन इट्स मिल्कीनेस डिसअपियर्स। कुछ देर बाद ही उसका जो दूधिया रंग होता है, मिल्की रंग, वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इन टेक्स्ट के या फिर एक्सरसाइज के या फिर प्रीवियस ईयर के, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस किए, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लेकर आया था आपके लिए। आगे आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे ही। लेकिन बच्चों तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड होगी, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, करते रहिए पढ़ाई। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।